हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल योर स्टडी। आज हमें क्लास 10th की द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 की बचे हुए क्वेश्चनों का अध्ययन करना है। पिछली वीडियोस में हमने 8 नंबर तक के क्वेश्चनों का अध्ययन कर लिया था। आज बचे हुए क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे और पिछली वीडियोस की जो लिंक होगी एक्सरसाइज की, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं और वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। यानी कि दो हौज हैं जो एक नल को भर रहे हैं। अगर एक साथ भरते हैं तो एक साथ भरने में 9 सही 3/8 घंटों का समय लेते हैं। आगे एक कंडीशन और बोल रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, माना बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना पूरा भरने में लेगा समय बराबर x घंटा। यानी कि हमने मान लिया यहाँ पर कि बड़े व्यास वाला नल जो हौज को भर देगा पूरा भर देगा कितने घंटों में, x घंटों में। ठीक है, तब इसी प्रकार से हम मान लेते हैं, माना छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना पूरा भरने में लेगा समय बराबर y घंटा। हमने दोनों का मान लिया कि बड़े व्यास वाला जो नल होगा हौज को भर देगा x घंटे में और छोटे व्यास वाला जो नल होगा हौज को भर देगा y घंटे में। ठीक है, जब दोनों एक साथ खोले जाते हैं तब पूरा हौज को भरने में दोनों को लगा समय कितना बोल रहा है, 9 सही 3/8 घंटा। 9 सही 3/8 घंटा, या फिर इसको हम सही से लिख देते हैं 9 8 72 और 3 75/8 घंटा। 75/8 घंटा निकल आएगा। जब दोनों एक साथ खोले जाते हैं तब पूरा हौज को भरने में दोनों को जो लगा समय होगा वो कितना हो जाएगा, 75/8 घंटा। ठीक, अब क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। बड़े एवं छोटे व्यास वाले दोनों नलों के द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भार। देखो, हमने कुछ पिछली वीडियोस बताई हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपने पिछली वीडियोस में पढ़ा होगा। मैंने बताया है कि अगर बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटा ले रहा है तो 1 घंटे में भरा भार कितना हो जाएगा, 1/x बड़े व्यास वाले नल के द्वारा। और इसी प्रकार से छोटे व्यास वाला जो नल होगा वो 1 घंटे में हौज का कितना भाग भर देगा, 1/y। जब बड़े वाले व्यास वाले नल को खोला जाता है तो 1 घंटे में 1/x भाग भर देता है
और छोटा वाला 1 घंटे में 1/y भाग भर देता है। और जब दोनों मिल जाते हैं तो दोनों का कंप्लीट भाग हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार चलते हैं। कि जब दोनों एक साथ खोले जाते हैं, तो ये दोनों एक साथ खोलने की ही कंडीशन दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, जब बड़े व्यास वाला नल खोला जाता है तो 1 घंटे में 1/x भाग बढ़ता है और छोटा वाला 1/y भाग बढ़ता है। यानी कि 1 घंटे में दोनों इतना भाग भर देंगे, जबकि एक कंडीशन दी है कि जब दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो 75/8 घंटे में भर देते हैं। तो जब दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो 1 घंटे में भरा भाग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/75। इक्वेशन फर्स्ट। ये होता है सवालों को हल करने का तरीका। अगर कोई व्यक्ति, कोई नल, कोई ब्रश, कोई मशीन अगर किसी भी भाग को x घंटे में भर रही है तो उसके 1 घंटे का भरा भाग होगा 1/x, जैसे कि हमने लिखा है। और छोटे के द्वारा 1 घंटे में भरा भाग कितना हो जाएगा 1/y। यानी कि 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना भाग भर देंगे 1/x प्लस 1/y। और जबकि दोनों कंप्लीट भरने में कितना समय ले रहे थे 75/8 घंटा, लेकिन ये कितने घंटे वाला भाग है 1 घंटे का भाग है। 1 घंटे का भाग है तो इसको भी हम क्या कर देंगे 8/75। तो ये क्या हो गई, पहली कंडीशन हो गई। क्वेश्चनों को ध्यान से समझना, आगे आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी सहायता बहुत करेंगे आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में। आगे एक कंडीशन और दे रहा था कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, जबकि बड़े व्यास वाला जो नल है वो x घंटे में भर दे रहा था, है ना। दूसरी सेकंड, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, इसको हम फर्स्ट लिख देते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन पे क्या दे रहा था कि बड़े व्यास वाला जो नल है यानी कि x छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन दूसरी। यानी कि बड़े व्यास वाला जो नल है हौज को भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, यानी कि 10 कम कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितनी हो गई, दो कंडीशन, यानी कि 2 समीकरण बन गए। अब जब 2 समीकरण बन गए तो क्या करेंगे, इस समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब 1 में रखेंगे तो 1/x की जगह पे y-10, तो y-10 प्लस 1/y बराबर 8/75। लासा कितना आ जाएगा y-10 इंटू y-10 कटेगा तो सिर्फ y बचेगा, y कटेगा तो सिर्फ y-10 बचेगा बराबर 8/75। y जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2y माइनस कर 10, और नीचे भी आपस में गुणा कर देंगे y का y के साथ, y² माइनस का 10y, ठीक है, बराबर 8/75। अभी ऊपर वाले में 2 कॉमन निकलेगा तो y- का 5 हो जाएगा बटे y² माइनस 10y बराबर 8/75। अभी 2 से कट गया, कितना हो गया 4, और 75 का गुणा कर देंगे तो y-5 के साथ 75 का गुणा हो जाएगा, और 4 का y² माइनस 10y के साथ गुणा हो जाएगा। जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 75y, और जब 5 जब 75 के साथ करेंगे 25 की 5 हासिल लगी 2, 7 5 35 2 375, ठीक। और जब 4 का यहाँ गुणा करेंगे तो 4y² माइनस 40 का y, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 4y² माइनस का 40y बराबर 75y माइनस का 375। तो 4y² माइनस का 40y माइनस का 75y और प्लस का 375 इक्वल 0, ठीक है। तो 4y² माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, तो 5 7 4 11 115y और प्लस का 375 इक्वल 0, ठीक। यहाँ तक हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे, हल करेंगे,
ठीक। तो 375 का जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 375 इक्वल कितना हो जाएगा 1500। अब 1500 के ऐसे गुणनखंड करने हैं हमें कि प्लस का चिन्ह है जोड़ के 115। तो अगर हम 115 के अगर गुणनखंड करेंगे तो जो हो जाएगा 1500 के गुणनखंड करेंगे तो 100 इंटू 15, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1500 ही आएगा। और जब 100 प्लस 15 करेंगे तो हम जानते ही हैं कि हमारा टोटल कितना आ जाएगा 115, ठीक। यानी कि हमने 1500 के गुणनखंड किए किस रूप में हो गए 100 प्लस 15 के रूप में, और 100 प्लस जब 15 करेंगे तो 115 हो जाएगा। तो 4y स्क्वायर माइनस 100y प्लस का 15y प्लस का 375 इक्वल 0। तो 4y स्क्वायर जब माइनस के अंदर गुणा होगा तो 100y माइनस का 15y प्लस का 375 इक्वल 0। दोनों में 4 कॉमन आएगा और y कॉमन आएगा, तो 4y कॉमन आने के बाद y माइनस 25। अब यहाँ पे माइनस निकालेंगे हम 15 का, जब माइनस 15 कॉमन निकालेंगे क्योंकि y माइनस 25 यहाँ पर भी बचना चाहिए। जब माइनस निकालेंगे तो y प्लस का हो जाएगा, जब माइनस का चिन्ह लेंगे ये भी परिवर्तित हो जाएगा, और जब 15 कॉमन लेंगे तो ये भी 25 बराबर 0। तो y माइनस 25 और बचेगा कितना 4y माइनस 15 बराबर 0। तो y माइनस 25 बराबर 0, तो y बराबर 25, और दूसरा निकालेंगे तो 4y माइनस 15 बराबर 0, तो 4y बराबर कितना बचेगा 15, y बराबर 15/4। जब 4 से भाग दे देंगे 4 × 12 बचेगा 3, 4 × 28, 4 × 5 20 घंटा। तो अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि y बराबर 25 सही है कि y बराबर 3.75 घंटा सही है। जैसा कि आपने अगर पहली इक्वेशन के बाद दूसरी कंडीशन दे रहा था तो x बराबर y माइनस 10, तो x की जगह पे अगर y की जगह 3.75 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का, यानी कि निगेटिव वैल्यू, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा कम, क्योंकि एक शर्त बोली ना कि बड़े व्यास वाला जो नल है छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम लेता है। जब 10 घंटा कम लेगा यार ऑलरेडी ये छोटे व्यास वाले का, अब इससे भी 10 लेगा तो माइनस नहीं चला जाएगा, इसलिए ये वाली वैल्यू क्या होगी इग्नोर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा मान अमान हो जाएगा, यानी कि ये मान सही नहीं है। अतः y बराबर 25 घंटा, ठीक है, y बराबर 25 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो y बराबर 25 समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर दे रहा था y माइनस 10, यानी कि 25 माइनस 10 यानी कि 15 घंटा। x क्या था हमारे बड़े व्यास वाले हौज के द्वारा लगा समय यानी कि 15 घंटा, y क्या था छोटे व्यास वाले नल को हौज को भरने में लगा समय यानी कि 25 घंटा, यानी कि x, y बराबर कितना हो जाएगा 25 घंटा एवं 15 घंटा, सॉरी 15 और 25, यानी कि बड़े व्यास वाले जो नल को भरने में कितना समय लगेगा 15 घंटा, और छोटे व्यास वाले नल को भरने में कितना समय लगेगा 25 घंटा, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 10वें नंबर में क्या कह रहा है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों की रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना सवारी गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तब
एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी। तो आगे ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन पे बोल रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है सवारी गाड़ी से, एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। ठीक है, तो सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, अधिक। तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है, 132 किलोमीटर, वो भी किसकी, मैसूर से बेंगलोर। ठीक है, मैसूर से बेंगलोर के बीच की जो डिस्टेंस है 132 किलोमीटर है। ठीक है, मैसूर को हमने M से शो कर दिया, बेंगलोर को B से शो कर दिया। अब कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले सवारी गाड़ी को 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 132 और चाल कितनी है सवारी की, x यानी कि घंटा। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं हम। एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो वही दूरी बटे चाल, तो दूरी तो बदल नहीं रही है, 132 ही रहेगी, लेकिन एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, x प्लस 11, यानी कि ये भी क्या हो गया, घंटा, यानी कि आवर। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि सवारी रेलगाड़ी की जो चाल है एक्सप्रेस रेलगाड़ी से कम है। यह सिंपल सी बात हम बोले कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी रेलगाड़ी की चाल से क्या है, अधिक है। जब अधिक चाल है तो समय क्या लगेगा, जाहिर सी बात है कम लगेगा। किससे, सवारी रेलगाड़ी से। ठीक है, जब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल अधिक है तो सवारी गाड़ी से समय क्या लेगा, कम लेगा ना। जब चाल अधिक है तो समय क्या लेगा, कम। और एक क्वेश्चन पे बात बोल रहा है सबसे शुरुआत में ही, 132 किलोमीटर यात्रा तय करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। ऑब्वियसली बात है कम समय लगेगा। तो समय जो दिया रहता है, हमने पिछले क्वेश्चन को एक कराया हुआ, उस पर बोला था कि जब भी जो समय दिया रहता है वो दोनों के समयों का अंतर बोलता है। ठीक है, अंतर बोलता है तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हल करेंगे इसको। यानी कि सवारी रेलगाड़ी क्या ले रही है, ज्यादा समय ले रही है, यानी कि ज्यादा 32 बटे x, और ज्यादा में से कम समय तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी ले रही है, तो 132 बटे x प्लस 11। ठीक है, ज्यादा वाले समय से कम वाला समय घटाएंगे तो क्या निकलेगा, वही अंतर जो उसमें क्वेश्चन पे बोला है, 1 घंटा। अब दोनों में से क्या करेंगे, 132 कॉमन मिल रहा है, तो 1 बटे x माइनस 1 बटे x प्लस 11 बराबर 1। 132 यहाँ पर गुणे में पक्षांतर भाग में चला जाएगा, तो 1 बटे x माइनस 1 बटे x प्लस 11 बराबर 1 बटे 132। लासा कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 11, x गया तो x प्लस 11 बचेगा, और x प्लस 11 गया तो ओनली x बचेगा, तो 132 बटे में आ जाएगा। ठीक, अब x से x तो कट गया, ऊपर सिर्फ कितना बचेगा, ऊपर सिर्फ बचेगा हमारा 11, और नीचे x का हम क्या कर देंगे, गुणा x प्लस 11x। ठीक है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 132। आपस में क्या करेंगे, कैसे गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 11 गुणे 132 बराबर x स्क्वायर प्लस 11x। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 11 गुणे 132। 11 को गुणा कर लेते हैं हम, 11 दूनी 22 की 2, हाथ से लगी 2, 11 3 35, 2 35 की 5, हाथ से लगी 3, 11 3 14, यानी कि x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का
1452 इक्वल 0। अब इसका हम क्या करेंगे, अचर पद है, इसका तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं है, यानी 1152 1452 के हम क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे, यानी कि ऐसे गुणनखंड करेंगे कि माइनस से चिन्ह घटा के कितना आ जाए 11। तो फैक्टर करते हैं हम यहाँ पर कि 1452 के जब फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 2 से काट लेते हैं, 7 2 फिर 6 फिर 2 से 3 6 3, ठीक है, फिर 3 से कटेगा 1 2 1, फिर 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 121 हमारा 11 से कटेगा, तो 11 कम 11 और फिर 11 से एक बार, ठीक है। अगर ध्यान से हम देखें तो 11 3 33, ठीक है, और ये 4 और 11 11 चुको 44, यानी कि हमने 1452 के फैक्टर अगर करके देखे तो 44 गुणे 33 और 44 और 33, 44 में से जब 33 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बच जाएगा। यानी कि 1452 के फैक्टर कैसे हो जाएंगे, 44 माइनस 33, घटा रहे हैं, पता है ना कि माइनस का चिन्ह है, यानी कि घटाकर हमें कितना लाना 11, तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस का चिन्ह तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, माइनस 1452 बराबर 0, दोनों में x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस 44 और माइनस का 33 ही निकाल लेंगे, क्योंकि सिर्फ x बचाना ना, पूरा 33 माइनस का निकाल लेंगे और x प्लस का भी बचना चाहिए। जब माइनस का 33 निकालेंगे तो प्लस का x और प्लस का चिन्ह यहाँ पर भी आ जाएगा, और जब हम 33 निकालेंगे तो कोई सोचने वाली बात है नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, 44 यहाँ पर आए तो 44 यहाँ पर भी बचेगा बराबर 0। तो x प्लस 44 तो दोनों में कॉमन आ रहा, ठीक है, बचेगा कितना, x माइनस 33 इक्वल 0, x प्लस 44 इक्वल 0, तो x बराबर कितना होगा, माइनस का 44, और माइनस का मान तो हम लेते नहीं हैं क्योंकि जो चाल होंगी माइनस पे तो होती नहीं है, तो x बराबर 33, तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य, ठीक है। अब हमारा क्या निकल आया, x बराबर यानी कि सवारी गाड़ी की चाल, तो सवारी गाड़ी की चाल x बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल यानी कि x प्लस 11 यानी कि कितना हो जाएगा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया कि सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा। और अधिकतर आप अगर सवाल इस प्रकार के हल करते हैं तो जो गुणनखंड बनते हैं वही मान अधिकतर निकलते हैं, ठीक है ना, 33 और 44 और 33 44 आंसर भी आएगा, ठीक। क्वेश्चन को देखेंगे तो 11वें नंबर के क्वेश्चन पे कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब जब कुछ अंतर दे रहा है तो ऑब्वियसली है कि दोनों में जो वर्ग होंगे एक छोटा एक बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर दो वर्ग बना लेते हैं, एक ये बना लिया, ठीक है, एक थोड़ा सा हमने क्या कर लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि बड़े वर्ग की जो भुजा है x मीटर है, ठीक है, और छोटे वर्ग की भुजा y मीटर है, ठीक है। क्योंकि जब कुछ अंतर दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि परिमाप में अगर अंतर दे रहा है तो भुजाओं में कुछ ना कुछ क्या होगा, अंतर होगा, यानी कि भुजा एक छोटी एक बड़ी होगी, यानी कि एक वर्ग बड़ा एक वर्ग क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां पर लिखते हैं हम, माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर और छोटे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर, ठीक है। तो हमने दोनों चीजें कर ली यहां पर। अब पहले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है।
फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो पहले का जो क्षेत्रफल होगा बड़े वर्ग का वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर ही तो होता है। और दूसरे वाले यानी कि छोटे वाले का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। और दोनों का योग कितना बोल रहा है, 468 मीटर स्क्वायर, यानी कि पहली इक्वेशन बन गई यहाँ पर। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पे क्या कह रहा है, उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा होता है। ठीक है, तो पहले वाले का जो परिमाप होगा बड़े वाले वर्ग का, यानी कि 4 गुणे भुजा, और छोटे वाले का कितना होगा, 4 गुणे भुजा। ये बड़े वर्ग का परिमाप हो गया, ये छोटे वर्ग का परिमाप हो गया, दोनों का अंतर 24 मीटर बोल रहा है। 4 ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 24। चार गुणे में है, पक्षांतर में जाएगा, भाग में हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर 24/4, 4 से कट जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस वाई, समीकरण 2। ठीक, तो समीकरण 1 मिल गया हमें, समीकरण 2 मिल गया। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, ठीक है, मान क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे, यानी कि x की जगह पे 6 प्लस वाई, यानी कि 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 468। ठीक, 6 प्लस वाई की जगह पे a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर कितना होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला पुट कर देंगे 6 प्लस वाई की जगह पे, तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का वाई स्क्वायर। 468 यहाँ पर प्लस का पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। अब ये वाई स्क्वायर जोड़ के 2y स्क्वायर हो जाएगा, 6 दूनी 12 वाई हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, और माइनस का 468 बराबर 0। ठीक है, 2y स्क्वायर प्लस 12y, 468 में 36 जाएगा तो 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 432 बराबर 0। सभी में 2 कॉमन निकलेगा तो y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 2 और 16, यानी कि 216। 2 जीरो की तरफ जाएगा तो हमने हमेशा बोला जीरो की तरफ सभी संख्याएं क्या होती हैं, खत्म, यानी कि 216 बराबर 0। अब 216 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस का चिन्ह घटा के कितना आ जाए, 6, क्योंकि 216 के जब हम वाई स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो एक ही है वाई स्क्वायर का गुणांक, तो 216 ही रहेगा। 216 के गुणनखंड करते हैं हम। 216 के गुणनखंड जब करेंगे 2 से काटेंगे तो हमारा 108 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 54 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से कटेगा 1 बार। माइनस का चिन्ह घटा के 6 लाना है तो ध्यान से देखेंगे, 9 दूनी 18 और 4 दी 12, यानी कि 216 के हमने गुणनखंड किए तो 18 इंटू 12, यानी कि 18 माइनस अगर 12 किया जाए तो हमारा 6 ही बचेगा। यानी कि हम किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो y का स्क्वायर प्लस 18y माइनस का 12y, हटाने से माइनस करने पे क्या आ गया, 6 आ गया, प्लस का 216 बराबर 0। तो y स्क्वायर प्लस का 18y माइनस का 12y माइनस का 216 बराबर 0।
दोनों में y कॉमन लेंगे तो y प्लस का 18, इन दोनों में से माइनस का 12 ही निकालेंगे तभी तो प्लस का y और प्लस का 12 निकालेंगे 216 में से तो 18 ही बचेगा बराबर 0। तो y प्लस 18 और y माइनस 12 इक्वल 0। तो y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर माइनस का 18 और y माइनस का 12 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 12। क्योंकि भुजा तो क्या होगी, ऋणात्मक तो निकल नहीं सकती, तो इसको क्या लिख देंगे अमान। y क्या था, हमारे छोटे वर्ग की भुजा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो x बराबर कितना कह रहा है, y प्लस 6 यानी कि 12 प्लस 6 बराबर 18। तो x बराबर कितना निकल आया 18 मीटर और y बराबर कितना निकल आया 12 मीटर। यानी बड़े वर्ग की भुजा कितनी निकल आई 18 मीटर और छोटे वर्ग की भुजा कितनी निकल आई 12 मीटर। और ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है।